हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का थिंकर्स 24/7 चैनल पर स्वागत है। और कैसे हो आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम लोगों ने पिछली बार डिजीज चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग जेनेटिक्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जो भी बच्चे हमारे टेलीग्राम चैनल से, यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े तो जल्दी से जल्दी जाइए और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। और जिस भी बच्चे ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी वीडियोस कंटिन्यू मिलती रहे, ठीक है। हम लोग जेनेटिक्स चैप्टर समझते हैं, ठीक है। मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ाती हुई चलूंगी और उसका डिस्क्रिप्शन समझाती हुई चलूंगी, क्योंकि आजकल एग्जाम्स में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। तो इसलिए हम लोग फोकस ही एनसीईआरटी पर रखेंगे और फिर उसको एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी का हर एक वर्ड रीड करेंगे अपन, ठीक है। ये एनसीईआरटी बोल रही है कि जहां समझाने का टॉपिक आएगा मैं आपको समझाऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी पूरा, हर टर्म्स एक्सप्लेन करूंगी। बस आप थोड़ा पेशेंस रखिएगा, ठीक है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि हाथी हमेशा हाथी को ही जन्म देता है, किसी अन्य जानवर को क्यों नहीं? या आम के बीच से आम का पौधा ही उगता है, कोई अन्य पौधा क्यों नहीं उगता है? ये जो लाइन है, जो ये लाइन बोल रही है कि हाथी एक सेम जीव ह्यूमन हमेशा ह्यूमन को ही जन्म देता है और जानवर अपनी प्रजाति के जानवर को ही जन्म देता है। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। मानव की संतति अपने जनकों से मिलती जुलती है, पर क्या वह बिल्कुल ही उससे समान मिलती है, यानी अभिन्न मिलती है, बिल्कुल समान होती है, या उसमें उसके कुछ लक्षणों में भिन्नता दिखाई देती है, ठीक है। क्या तुमने कभी आश्चर्य किया है कि सहोदर का मतलब समझते हो, भाई बहन या भाई भाई, ठीक है। इसको सिबलिंग्स क्या बोलते हैं? सिबलिंग्स, ठीक है। भाई बहन या भाई भाई जो एक ही माता से उत्पन्न होते हैं, ना, ये एक ही गर्भ से उत्पन्न होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? सहोदर या सिबलिंग्स बोलते हैं, ठीक है। एक जैसे दिखते हैं या फिर कभी कभी अलग क्यों दिखते हैं, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। जीव विज्ञान की एक शाखा आनुवांशिकी यानी आनुवांशिक विज्ञान ऐसे तथा इनमें से संबंधित अनेक प्रश्नों पर विचार करती है। इस शाखा में वंशागति और विविधता दोनों का अध्ययन होता है, अर्थात वंशागति और विविधता, ठीक है। वंशागति यानी हेरिडिटी, ठीक है। वंशागति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। विविधता यानी वेरिएशन। इनको एक्सप्लेन करूंगी मैं आपको, हर वर्ड को एक्सप्लेन करती हुई चलूंगी। बस आप थोड़ा हमारे साथ बने रहिए और कोऑपरेट कीजिए। अर्थात ये विचार किया जाता है कि जनक और संतति के लक्षणों में समानता या असमानता क्यों होती है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है? जीव विज्ञान की एक शाखा आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स ऐसे तथा इनमें से संबंधित अनेक प्रश्नों पर विचार करती है। इस शाखा में वंशागति और विविधता दोनों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि हेरिडिटी और वेरिएशन। वंशागति यानी कि हेरिडिटी किसे बोलते हैं? लक्षणों का जनकों से है। वंशागति लक्षणों का अपने जनकों से, अपनी संतति के अंदर, लक्षणों का माता पिता से उनकी संतति के अंदर स्थानांतरण होना क्या कहलाता है? हेरिडिटी यानी वंशागति कहलाती है। और विविधता वेरिएशन जनक एवं संतति में पाए जाने वाली असमानताओं को क्या बोलते हैं? विविधता कहते हैं, ठीक है। यहाँ लिख देती हूं मैं आपको हेरिडिटी।
लक्षणों का जनकों से संतति में जाना। ठीक है, यानी स्थानांतरण होना हेरिडिटी कहलाता है। और वेरिएशन जनक एवं संतति के जनक एवं संतति में पाए जाने वाले असमानता क्या कहलाती है? वेरिएशन कहलाती है। ठीक है, कि जनक और संतति के लक्षणों में असमानता और असमानता क्यों होती है? ठीक है, वंशागति आनुवांशिकी का आधार है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। वंशागति आनुवांशिकी का आधार है। वंशागति वह प्रक्रम है जिसमें लक्षण जनक से संतति में जाते हैं। ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया वंशागति क्या है, लक्षणों का जनक से संतति में जाना वंशागति कहलाता है। ठीक है, तथा विविधता जनक और संतति के लक्षणों की असमानता की अवस्था है। ठीक है, यहां तक हम पढ़ चुके हैं। मानव को 8000 से 10,000 वर्ष ईसा पूर्व यह ज्ञान हो चुका था कि विविधता का कारण लैंगिक जनन की प्रक्रिया में छिपा हुआ है। विविधता ह्यूमन में वेरिएशन कैसे आता है? वेरिएशन ह्यूमन में लैंगिक जनन, लैंगिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या आता है? विविधताएं आती है, और अलैंगिक जनन से समानताएं उत्पन्न होती है। ठीक है, उसमें पादपों और जंतुओं की प्रकृति में उपस्थित जीव विविधता का लाभ उठाया और लाभदायक लक्षणों वाले जीवों को चुनकर उनका प्रजनन करवाया तथा उनसे इच्छित लक्षणों के जीव प्राप्त किए। उदाहरण पुरानी जंगली गायों के कृत्रिम चयन और उनको पालतू बनाकर हमने आज उच्च भारतीय किस्में प्राप्त कर ली है, जैसे पंजाब की शाहीवाल गायें। ठीक है, हमें मानना पड़ता है कि भले ही हमारे पूर्वजों को लक्षणों की वंशागति और विविधता का ज्ञान था, किंतु उनको इन घटनाओं के वैज्ञानिक आधार के विषय में बहुत कम जानकारी थी। ठीक है, यहाँ तक तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम पढ़ेंगे मेंडल के वंशागति के नियम। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट आता है, सभी स्टूडेंट्स ध्यान से पढ़े। ठीक है, 19वीं सदी के मध्य के वर्षों में आनुवांशिकता यानी कि जेनेटिक्स को समझने के संबंध में प्रगति हो चुकी थी। ठीक है, ग्रिगोर मेंडल, अब ये वर्ड आया है, इस वर्ड को, इस नाम को हमेशा ध्यान रखो। ग्रिगोर मेंडल यानी ग्रिगोर जॉन मेंडल कौन है? ये फादर ऑफ जेनेटिक्स। कौन है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, कि उद्यान मटर के पौधे में 7 वर्षों 1856 से 1863 तक संकरण के प्रयोग किए। इन्होंने कितने सालों तक किए थे? 7 सालों तक संकरण के प्रयोग किए तथा उनके आधार पर जीवों की वंशागति नियम को प्रस्तावित किया था। ग्रिगोर जॉन मेंडल ने 3 नियमों को प्रस्तावित किया था। कौन कौन से? एक तो डोमिनेंट, सेग्रीगेशन, ठीक है, और एक है सेपरेशन।
सॉरी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। कौन कौन से नियम दिए थे? 3 लॉ दिए थे, एक तो डोमिनेंस, सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। और इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों कहा जाता है? इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट पर। किस पर? मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया था और इन्होंने इनहेरिटेंस यानी कि वंशागति के नियम को डिस्क्राइब किया था, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। इन्होंने किस पर किया था? मेंडल ने पी प्लांट पर किया था और ये एक चर्च के पादरी रहे थे, ठीक है। आगे आएगा इनके बारे में, ये मैं आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। ये चर्च के पादरी रहे थे, इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। इन्होंने 3 नियम दिए थे, कौन कौन से? डोमिनेंट, सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। सांख्यिकी विश्लेषण और गणितीय तर्कशास्त्र का जीव विज्ञान की समस्याओं के समाधान हेतु प्रथम उपयोग भी मेंडल द्वारा वंशागत अन्वेषणों के दौरान ही किया गया। उनके प्रयोगों में नमूनों की विशाल संख्या ने उनके आंकड़ों को विश्वसनीयता प्रदान की। मतलब उनके जो ये प्रयोग था, जो एक्सपेरिमेंट था, उसको लोकप्रियता कैसे प्राप्त हुई? सब लोग, क्योंकि उनके पास जैसे किसी पौधे के इतने सारे नमूने लिए थे, उन्होंने इतने सारे लक्षण लिए थे ताकि उनको उसकी स्टडी करना बहुत आसान हो गया था, उनके प्रयोग करना बहुत आसान हो गया था। साथ ही उनके परीक्षाधीन पौधों की उत्तरोत्तर पीढ़ियों पर किए गए प्रयोग तथा उनके सफल निष्कर्षों ने सिद्ध किया कि मेंडल के वंशागति नियमों में व्यापकता थी और वे केवल अपुष्ट विचार नहीं थे। मेंडल ने 7 लक्षणों को 7 साल प्रयोग किया था और उन्होंने एक पौधे के 7 लक्षणों को लिया था। कौन कौन से थे? बीज का आकार, बीज के आकार में गोल हो सकता है। प्रभावी विशेषक कौन सा था? गोल और अप्रभावी झुर्रीदार। बीज का रंग लिया था जो पीला और हरा, ठीक है। पीला डोमिनेंट था और हरा डोमिनेंट नहीं था, ठीक है। फूल का रंग बैंगनी और सफेद लिया था। फली का आकार कौन कौन सी? फूली हुई और सिकुड़ी हुई, ठीक है। और फली का रंग हरा और पीला लिया था। पुष्प की स्थिति ली थी, पुष्प की स्थिति अक्षीय ली थी और अंत्य ली थी, ठीक है। और ली थी तने की ऊंचाई, लंबा और बौना। ये 7 लक्षण लिए थे उन्होंने, ठीक है। और इनके आधार पर अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट किया था। पीढ़ियों फिर आगे थे अपन, स्पष्टीकरण किया जा सका। मेंडल ने अनेक तद्रुप प्रजनन सम मटर के शुद्ध वंशक्रमों को लेकर कृत्रिम परागण या पर परागण के प्रयोग किए, ठीक है। उन्होंने क्या किया? कृत्रिम रूप से परागण करवाया या फिर पर परागण करवाया। मतलब 2 पौधे लिए जो जैसे मान लेते हैं उन्होंने तने की ऊंचाई का करवाया, एक लंबा पौधा लिया, एक बौना पौधा लिया। जब उनमें संकरण करवाया उन्होंने उनमें, ठीक है, तो उनमें परागण या तो कृत्रिम रूप से परागण करवाया खुद एक्सपेरिमेंट करके, या फिर पर परागण मतलब किसी मच्छर के जरिए, कीट के जरिए उसको करवाया था। तद्रुप प्रजनन सम ट्रू ब्रीडिंग वंशक्रम वह होता है जो कई पीढ़ियों तक स्व परागण के फलस्वरूप स्थायी विशेषक प्रदर्शित करता है। मेंडल ने मटर की 14 तद्रुप प्रजननी मटर की किस्मों को छांटा। 14 मतलब अलग अलग करके, और जोड़े में बोलेंगे तो 7 जोड़ी, ठीक है। छांटा अर्थात 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों को लिया। किसको? विपरीत लक्षण कैसे? जैसे मान लेते ऊंचाई का बोलते हैं तो लंबा, बौना, ठीक है, जो और पीले, हरा, पीला रंग, ठीक है। इस तरह से विपरीत लक्षण लिए थे। इनके अन्य लक्षण समान थे। इनमें से कुछ उदाहरण इस प्रकार है: चिकने या झुर्रीदार बीज, ठीक है, चिकने या झुर्रीदार बीज, या फिर इसको गोल बीज भी बोल सकते हैं। पीले या हरे बीज, फूली हुई या सिकुड़ी हुई फलियां, हरी या पीली फलियां, लंबे या बौने पौधे, ठीक है, जैसे कि इस डायग्राम में आपको बताए हुए हैं, ठीक है। यानी कि बीज का आकार
कौन सा हो सकता है? गोल हो सकता है, झुर्रीदार हो सकता है। फूल का रंग, सॉरी, बीज का आकार गोल झुर्रीदार, बीज का रंग पीला हरा, फूल का रंग बैंगनी और सफेद। इस तरह से 7 लक्षण उन्होंने लिए थे। ठीक है, उन्होंने मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर के पौधे के विपर्यास विशेषक अभी मैंने आपको बताई थे, जिसमें टेबल के रूप में दे दिए। ठीक है, तने की ऊंचाई, लंबा बोना लिया था, ये एक दूसरे के विपरीत है। कौन से? एक दूसरे के विपरीत है। लंबा है तो एक लक्षण उन्होंने बोना लिया था। फूल का रंग बैंगनी सफेद, फूल की स्थिति अक्षीय अंत्य। इन्होंने जब ये क्रॉस करवाया था एक दूसरे को तो कैसे करवाया था? जैसे उन्होंने एक तो लंबा पौधा ले लिया था, उन्होंने एक तो लंबा पौधा लिया था इसका, और एक लिया था बोना पौधा। जब उन्होंने इसका क्रॉस करवाया आपस में तो उन्हें क्या प्राप्त हुआ? यहां से ये लंबा पौधा प्राप्त हुआ, यहां से इसका इससे करवाया तो लंबा पौधा। ठीक है, तो इनको क्या प्राप्त हुए? सारे ही लंबे पौधे प्राप्त हुए, 100% लंबे पौधे। ठीक है, एक जीन की वंशागति। मेंडल ने वंशागत के अध्ययन के लिए एक प्रयोग में मटर के लंबे तथा बोने पौधे का संकरण करवाया। अभी मैंने आपको बताया ना, मटर के लंबे पौधे यानी कि समयुग में मेंडल ने वंशागत के अध्ययन के लिए एक प्रयोग में मटर के लंबे तथा बोने पौधे का संकरण किया। इस प्रयोग द्वारा एक जीन का आनुवांशिक अध्ययन किया गया। इस संकरण से उत्पन्न बीजों को उगाकर उन्होंने प्रथम संकर पीढ़ी के पौधे प्राप्त किए, यानी कि F1 पीढ़ी के पौधे प्राप्त किए। कौन कौन से? इस पीढ़ी को प्रथम संतति पीढ़ी यानी फिलियल प्रोजेनी या F1 भी कहा जाता है। मेंडल ने देखा कि F1 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे थे। अभी जैसे मैंने आपको करके बताया था, उन्होंने क्या किया? लंबे पौधे लिए और बोने पौधे लिए, इनका आपस में क्रॉस करवाया तो उन्हें क्या प्राप्त हुआ? सारे ही लंबे पौधे प्राप्त हुए। इसका इससे करवाया तो लंबा पौधा, और इसका इससे करवाया तो भी लंबा, और इसका इससे करवाया तो भी लंबा पौधा। तो क्या हुआ? 100% लंबे पौधे। क्या प्राप्त हुए? 100% लंबे पौधे प्राप्त हुए। और ये जो पौधे प्राप्त हुए, इस पीढ़ी को इन्होंने क्या कहा? F1 पीढ़ी। अपने प्रयोग में इसको क्या कहा उन्होंने? F1 पीढ़ी। और इसको क्या बोलते हैं? फिलियल प्रोजेनी। इसको ध्यान में रखना, उन्होंने प्रथम संतति पीढ़ी को क्या कहा था? फिलियल प्रोजेनी। क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, ठीक है ये। और F1 पीढ़ी में उन्हें 100% रिजल्ट मिला था लंबे पौधों का। इस चीज को थोड़ा ध्यान रख लेना आप, क्वेश्चन आता है इससे, ठीक है, यहां से। अर्थात अपने लंबे जनक के समान थे, कोई पौधा बोना नहीं था। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है यहां से। इसी प्रकार के परिणाम अन्य विशेषकों वाले संकरण प्रयोगों में भी पाए गए। उन्होंने देखा कि F1 में 2 में से एक जनक के लक्षणों की ही अभिव्यक्ति होती है, यानी डोमिनेंट वाले की ही अभिव्यक्ति होती है, दूसरे जनक के लक्षण प्रकट नहीं होते हैं। ठीक है, मेंडल ने यानी कि प्रभावित लक्षण ही प्रकट होके आ रहा है, अप्रभावित लक्षण प्रकट होके नहीं आ रहा है। मेंडल ने फिर F1 के सभी लंबे पौधों को स्वयं परागित किया। ठीक है, मेंडल ने क्या किया? F1 के जो रिजल्ट आया F1 पीढ़ी के, यानी कि ये वाला जो लक्षण लिया उन्होंने, इसको लिया, F1 के सभी लंबे पौधों को स्वयं परागित किया और उसे देखकर आश्चर्य हुआ कि F2 पीढ़ी में प्रत्युत्पन्न कुछ पौधे बोने थे। मतलब उन्होंने क्या किया? लंबे पौधे लिए, F2 पीढ़ी का लंबा पौधा लिया और एक बोना पौधा लिया। अब उन्होंने इसका क्या करवाया? क्रॉस करवाया, तो उन्हें पहले तो लंबे मिले, इसका इससे करवाया तो लंबा मिला, और इस पौधे का इससे करवाया तो क्या मिला? बोना। सॉरी, इसको भी लंबा पौधा लेंगे। ठीक है, इसको इससे करवाया तो कैपिटल T वाला,
और इसको इससे करवाया था बोना और इसको इससे करवाया तो लंबा मिला, और इसको इससे करवाया तो बोना मिला। ठीक है, क्या मिला? 25% क्या मिले? बोने पौधे मिले, और 75% क्या मिला? लंबे पौधे मिले। ठीक है, क्या मिला? 25% बोने पौधे और 75% लंबे पौधे मिले। अब क्या बोल रहा है ये आगे? मेंडल ने फिर F1 के सभी लंबे पौधों को स्वयं परागित किया और उसे देखकर आश्चर्य हुआ कि F2 पीढ़ी में प्रत्युत्पन्न कुछ पौधे बोने थे। जो लक्षण F1 पीढ़ी में नहीं देखा गया वह अब प्रदर्शित हो गया। बोने पौधों का अनुपात कुल F2 पौधों का 25% था, जबकि 75% पौधे लंबे थे। लंबे और बोनेपन के लक्षण जनकों के समान ही थे और इनमें किसी प्रकार का सम्मिश्रण नहीं था, अर्थात सभी या तो लंबे थे या बोने मंझोले कद के कोई भी नहीं था। ऐसा कोई भी पौधा नहीं था जो भिन्न अपने जनकों से भिन्न था। ठीक है, जिन अन्य विशेषकों का अध्ययन किया उनसे भी इसी प्रकार के परिणाम प्राप्त हुए, अर्थात F1 पीढ़ी में केवल एक ही जनकीय लक्षण प्रकट हुआ, जबकि F2 पीढ़ी में दोनों विशेषक 3:1 के रेशियो में अभिव्यक्ति हुई। यानी कि 3 मतलब 75% लंबे और 1 मतलब 25% बोने। ठीक है, विपरीत विशेषकों में दोनों F1 और F2 स्तर पर किसी प्रकार का सम्मिश्रण नहीं था। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे याद के लिए, F1 पीढ़ी में 100% लंबे पौधे। ठीक है, और F2 पीढ़ी में 75% लंबे और 25% बोने। यानी कि 3:1 के रेशियो में मिले और यहाँ पे 1:1 का रेशियो। ठीक है, आगे चलते हैं। इन प्रेक्षणों के आधार पर मेंडल ने प्रस्तावित किया कि कोई वस्तु अपरिवर्तित रूप से जनक से संतति को युग्मकों के माध्यम से उत्तरोत्तर पीढ़ियों में अग्रसित होती है। उसने इस वस्तु को कारक यानी फैक्टर कहा। इन प्रेक्षणों के आधार पर मेंडल ने प्रस्तावित किया कि कोई वस्तु है जो अपरिवर्तित रूप से बिना बदले हुए जनक से संतति के युग्मकों के माध्यम से उत्तरोत्तर पीढ़ियों में अग्रसित होती है। जैसे कोई वस्तु है, इन्होंने मेंडल ने उस समय क्या समझा था कि कोई वस्तु है जो अपरिवर्तित रूप से उसके जनकों से संतति में जा रही है, अग्रसर हो रही है, तो उसको क्या कहा, उस माध्यम से उत्तरोत्तर पीढ़ियों में अग्रसित होती है। उसने इस वस्तु को क्या कह दिया, कारक। और आप क्या जानते हैं, हम इस वस्तु को जीन यानी फैक्टर के नाम से जानते हैं, जीन के नाम से जानते हैं। उन्होंने क्या कहा उस वक्त, इसको कारक यानी फैक्टर कहा। अब हम इसे जीन कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिन आनुवांशिकता की इकाई है, दूसरे शब्दों में बोले तो जीन क्या है, आनुवांशिकता की इकाई, यानी कि यूनिट ऑफ जेनेटिक्स जीन होती है। क्या है, यूनिट ऑफ जेनेटिक्स इक्वल टू जीन। ठीक है, किसी जीन में कौन सा विशेष लक्षण अभिव्यक्त होगा, किस जीन में कौन सा विशेष लक्षण अभिव्यक्त होगा, इसकी सूचना इसमें निहित होती है। मतलब किस जीन में कौन सा लक्षण अभिव्यक्त होगा, इसकी सूचना किस में होती है, जेनेटिक्स यानी यूनिट ऑफ जेनेटिक्स यानी जीन में होती है। विकल्पी विपरीत लक्षणों के संकेतक जोड़े को समयुग्मक या अलील कहा जाता है। ठीक है, ये एक ही जीन के थोड़ा सा भिन्न रूप होता है, ये एक ही जीन का थोड़ा सा भिन्न रूप होता है। इस लाइन को याद रखना, विकल्पी विपरीत लक्षणों के
संकेतक जोड़े को विकल्पी विपरीत लक्षणों कैसे, लंबा, बोना, इसके समयुग्मकों को क्या कहा जाता है, सम युग्म विकल्पी या फिर अलील कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, एलील, जो कि क्या है, अपने ही जनक के समान होते हैं पर थोड़े से भिन्न होते हैं। ठीक है, यदि हम प्रत्येक जीन को अक्षरों के प्रतीक दे तो जो लक्षण F1 पीढ़ी में व्यक्त होता है उसे कैपिटल अक्षर से तथा विपरीत लक्षण की जीन को छोटे अक्षर से व्यक्त किया जाता है। ये वाला प्रकट हो रहा है और इसका जो विपरीत लक्षण है वो ये कौन सा है, डोमिनेंट यानी प्रभावित है, और ये कौन सा है, अप्रभावित। ठीक है, उदाहरण के लिए ऊंचाई के लक्षण में लंबे के लिए कैपिटल टी और बोने के लिए स्मॉल टी का प्रयोग होता है। टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी एक दूसरे के युग्म विकल्पी यानी अलील है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था कि ये अलील हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में पौधों में ऊंचाई के अलील जोड़े इस प्रकार होंगे, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी है, स्मॉल टी स्मॉल टी। मेंडल ने यह भी प्रस्तावित किया तद्रूप प्रजननक्षम मटर की लंबी या बोनी प्रजाति में अलील जोड़ा समयुग्मजी होमोजाइगस क्रमशः कैपिटल टी या स्मॉल टी होगा, और कैपिटल टी या स्मॉल टी को पौधों का जीनोटाइप यानी जीन प्रारूप और लंबे बोने को फिनोटाइप यानी दृश्य प्रारूप कहते हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, जीनोटाइप। और इसको क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। अगर किसी पौधे का जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी है तो उसका फिनोटाइप क्या होगा, आगे पढ़ते हैं, जानते हैं इसके बारे में। मेंडल ने पाया कि F1 विषम युग्मजी कैपिटल टी स्मॉल टी का फिनोटाइप दिखने में बिल्कुल कैसा था, उसके जनक के समान था। इसलिए उसने प्रस्ताव किया कि असमान कारकों के जोड़ों में से कोई एक दूसरे के ऊपर प्रभावी हो जाता है, जैसा कि F1 में उसे प्रभावी और दूसरे को अप्रभावी नाम दे दिया गया। ये मैंने आपको ऊपर ही पढ़ा दिया, जो अब एनसीईआरटी में नाम दिए डिस्क्राइब किया है। ठीक है, अप्रभावी नाम दे दिया गया। इस प्रयोग में कैपिटल टी लंबाई का कारक, स्मॉल टी बोनेपन के कारक के ऊपर प्रभावी हो जाता है। जिन अन्य लक्षण युग्मों का उन्होंने अध्ययन किया वहां भी यही पाया। ठीक है, अब कल आगे हम कंटिन्यू करेंगे, यहाँ तक हमने आज कंप्लीट कर लिया है। आगे पढ़ेंगे हम प्रभाविता और अप्रभाविता। ठीक है, तो जिन भी बच्चों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया वो जल्दी से जाइए और ज्वाइन कर लीजिए, और जिन बच्चों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कीजिए। और आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो, मेरा ठीक है कंटेंट समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो थैंक यू।